हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके बीच 10वीं कक्षा के फिजिक्स को लेकर उपस्थित हूं। फिजिक्स में दूसरे चैप्टर का सीरीज हमारा चल रहा है। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत ही अंतिम में हम पहुंच चुके हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखते हैं। कैसे इस न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आप उसको देखिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कई तरह के न्यूमेरिकल प्रश्न आपको मिल सकता है। किस चैप्टर में किस तरह का न्यूमेरिकल प्रश्न मिलेगा ये आपको चैप्टर के प्रकृति पर निर्भर करता है। जब हम किसी चैप्टर को अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के क्रम में जो चीज़ें हम सीखते हैं उसी से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न होते हैं। आपको मालूम होगा कि अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रकाश के चाल की बात की थी, अपवर्तनांक का बात किया था, हमने लेंस में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी का बात किया था, लेंस के आवर्धन क्षमता का बात किया था और लेंस के क्षमता का बात किया था। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिएगा तो इन्हीं सब चीज़ों से प्रश्न आएगा। जैसे कि कुछ प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो आपको सहज ही अनुमान लग जाएगा, लेकिन चलिए हम कुछ ऐसी बातों को करते हैं जिससे इन तमाम तरह के प्रश्न को हम सॉल्व कर सके। एक शब्द में यदि कहूँ तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि गणितीय किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ सूत्र की आवश्यकता होती है, कुछ फॉर्मूला की आवश्यकता होती है। इस चैप्टर में जो प्रश्न मिलेंगे उस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी आपको कुछ फॉर्मूला की जरूरत होगी और वह फॉर्मूला पहले एक झलक में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हमें दो फॉर्मूला की जो ज़रूरत होगी वह है अपवर्तनांक से संबंधित, यानी कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से संबंधित। तो अपवर्तनांक के दो फॉर्मूला हम लोग देखें। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स की दो फॉर्मूला देखें तो एक फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे वह था निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को C से सूचित करते हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को V से सूचित करते हैं और अपवर्तनांक को N से सूचित करते हैं। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया N = V/C। तो एक फॉर्मूला हमें ये जो फॉर्मूला है इसकी ज़रूरत होगी, तो इसको याद रखना जरूरी है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स से ही है, यानी कि अपवर्तनांक से ही है और उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो N बराबर यानी कि अपवर्तनांक बराबर sin I बट्टे sin R, ये देखेंगे। तो एक इस फॉर्मूला की जरूरत होने वाली है। तीसरे फॉर्मूला की यदि बात किया जाए दोस्तों तो तीसरा फॉर्मूला जो है वो लेंस में आवर्धन का है, आवर्धन M। तो तीसरा फॉर्मूला जब देखेंगे तो M बराबर जो होगा सो M बराबर हो जाएगा H1/H बराबर V/U। तो एक इस फॉर्मूला की जरूरत होगी, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। चौथा फॉर्मूला यदि हम लोग देखें तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, जिसे P से हम लोग सूचित करते हैं, तो P = 1/F, यानी कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। इस बात से एक फॉर्मूला यहाँ देखेंगे, इसका भी जरूरत होगा। और एक फॉर्मूला हम लोग देखें तो वो है लेंस के सूत्र, और लेंस के सूत्र है 1/V - 1/U = 1/R। तो ये जो प्रकाश के अपवर्तन है
इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे उन सभी न्यूमेरिकल प्रश्न को बनाने के लिए इन सभी फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। और जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो एक एक फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे हैं। यदि आप इसे समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर के जो सबसे पहला वीडियो है वहाँ से आपको शुरू करके सभी वीडियो को समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी फॉर्मूला को देख लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अब चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं और किस प्रश्न में किस फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रश्न सबके सब समाप्त हो जाए। यदि नहीं होगा तो न्यूमेरिकल का 3 वीडियो हो सकता है बनेगा, जिसमें ये पहला वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 क्या है पहले हम पढ़ के सुनाते हैं प्रश्न को। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न से एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल में भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे 65वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा जो हुआ था, उस 65वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में विज्ञान में 30 प्रश्न पूछे गए थे और उन 30 प्रश्नों से एक प्रश्न जो था उसमें वो जो प्रश्न था वो था कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं। खैर चलिए हम लोग गणितीय प्रश्न को देख रहे हैं। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समय और दूरी दिया हुआ है, चाल हमसे पूछ रहा है। तो समय, दूरी और चाल में जो संबंध होता है उसी संबंध से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने, प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो समय लगता है कितना, 8 मिनट 20 सेकेंड। आप गणित के किसी भी प्रश्न को बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए कि एक ही चीज में 2 तरह के मात्रक नहीं होना चाहिए। जैसे समय की बात हो रही है तो समय में मिनट भी और सेकंड भी है, तो ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। या तो मिनट ही रहे या सेकंड ही रहे, इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें क्या कर लीजिए, पूरे के पूरे सेकंड में बदल लीजिए। तो 8 मिनट को जब सेकंड में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 8 × 60 सेकेंड और ऊपर से 20 सेकेंड। तो मिला जुला के ये कितना हो जाएगा, 480 + 20 सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा 500 सेकेंड। तो समय की बात हो रही है तो एक ही मात्रक सेकेंड आ गया। अब ये जो समय है ये वही समय है जो समय प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। कहाँ से, सूर्य से। ये समय हो गया, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर। आप इसको जो है 15 इतना करोड़ किलोमीटर ये दूरी है। तो जब समय और दूरी दिया है और आपको चाल मालूम करना है, प्रकाश की चाल मालूम करना है, तो प्रकाश की चाल जब मालूम करना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना, इतना, और समय 500 सेकेंड। 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 5 से इसको काट दीजिए 3। तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3 तो है ही, और शून्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 शून्य है। तो 10 के पावर 5 दे दीजिए। तो इतना किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, किलोमीटर पर सेकेंड।
तो दोस्तों ये जो प्रकाश का चाल हो गया, ये प्रकाश का चाल हो गया 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो किलोमीटर में है, लेकिन जब इसी को मीटर बनाया जाए तो मीटर में 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 3 गुने 10 के पावर 5 और 100 और बढ़ जाएगा, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। तब हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का चाल यदि मीटर में कहना है तो ये कहिएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में कहना है तो आपको क्या करना होगा 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला प्रश्न को बना लिया। और पहला प्रश्न को बनाने के लिए हम लोगों को दूरी, समय और चाल में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। दूरी बराबर जो है वो समय गुने चाल होता है, इस बात को जानना चाहिए आपको। ये रिलेशन है और इसी रिलेशन से आगे पीछे करके फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि आपको चाल बताना है तो समय को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर, चाल निकालना है तो ये समय इधर आएगा तो इधर गुना से भाग में आ जाएगा, तो दूरी बटा समय हो जाएगा। और यदि इसी में समय बताना है, समय जब बताना है तो चाल को भेजिएगा तो हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। हालांकि इसमें ये चाल बताना था तो इस फॉर्मूला का हम यूज किए हैं। तो ऐसा था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न को देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। उस कांच के अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का मान निकाले। अपवर्तनांक बताना है तो अपवर्तनांक के दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि आप देखेंगे कि शून्य में प्रकाश का चाल दिया है और उस माध्यम में प्रकाश का चाल दिया है। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग शुरू में लिखे थे, अपवर्तनांक के दो फॉर्मूला लिखे थे, उसमें पहला फॉर्मूला का इसमें यूज कीजिएगा। और पहला फॉर्मूला क्या था, अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी कि n बराबर c बट्टे भी। तो देख लीजिए इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये है 1.80 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 300 हो जाएगा बट्टा 180 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0, 6 के पहाड़ा से 5 बार में, 6 के पहाड़ा से 3 बार में, तो 5 बट्टे 3 हो गया। 5 में जब 3 से भाग दीजिएगा इस तरह से तो कितना हो जाएगा, 1.67 लगभग। तो इस तरह से जो है अपवर्तनांक इतना हो गया। तो अब अगले प्रश्न को देख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 3 में हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिए क्या है। एक द्रव का अपवर्तनांक को n से सूचित करते हैं और ये 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि c बराबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो इस द्रव में प्रकाश की चाल यानी कि v इक्वल टू व्हाट, ऐसा पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला लिख दीजिए। आप लोग जानते हैं अपवर्तनांक बराबर c बटा v होता है, यानी कि n बराबर c बटा v होता है। तो n तो मालूम है और c भी मालूम है 3 गुने 10 के पावर 8, लेकिन v मालूम नहीं है तो v को v ही रहने दीजिए। अब चलिए v इक्वल टू क्या होगा, कोना कोनी जब गुना करिएगा
तो v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा 3 गुने 10 के पावर 8 बट्टे 1.46। अब चलिए क्या कर लीजिए, यहाँ से दशमलव जब हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा v इक्वल टू 300 बट्टे 146 गुने 10 के पावर 8। यहाँ से दशमलव हटाए तो यहाँ पर डबल जीरो चला गया, तो इस तरह से हो गया। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 सत्ते 14, 73 हो गया और 150 हो गया। अब इसमें भाग देंगे, 150 में जब 73 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, करके देख लीजिएगा। 2.05 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया उस द्रव में प्रकाश की चाल 2.05 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 4 क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से पढ़िएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह के और भी प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, तब जाके सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ वीडियो देख लेने से समझ जाइएगा, वीडियो देखने से तब समझिएगा जब खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होता है। कोई प्रकाश की किरण हवा में चल रही है और हवा में चलते चलते किसी पारदर्शी, मान के चलिए कि कोई भी पारदर्शी है, इसमें ये प्रवेश कर रही है। तो जब हवा से चलते चलते किसी माध्यम में जाएगी, तो किसी माध्यम में जाएगी तो दो तरह के घटना होगा, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा या अभिलंब से दूर हट जाएगा। और ये कब अभिलंब की ओर झुकेगा, कब अभिलंब से दूर हटेगा, इस सब सारी बातों को हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन इस बात को जानना जरूरी है जो इसमें पूछ रहा है। तो हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब यहां पर होगा, अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से मुड़ जाती है। यानी जब ये पारदर्शी पदार्थ में घुसती है तो 15 डिग्री से मुड़ जाती है, यानी 15 डिग्री झुक जाती है। तो झुकने के बाद 45 डिग्री, तो यहाँ से 45 डिग्री पर आ रही थी लेकिन 15 डिग्री झुक गया, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए अंदर आएगी। और आपको मालूम है कि आपतन कोण को आई और अपवर्तन कोण को आर कहते हैं। तो सीधा सा बात है कि इसमें आई हो गया 45 डिग्री, जबकि आर हो गया कितना, 45 माइनस 15 बराबर 30 डिग्री। और आपको क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और वो स्नेल का नियम है साइन आई बट्टे साइन आर। तो हम लोग देखेंगे तो साइन 45 डिग्री बट्टे साइन 30 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यानी कि ये n बराबर हो गया 2/√2, और हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यानी n बराबर 2√2/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो n बराबर √2 हो गया और √2 का मान होता है 1.41 लगभग। तो ये अपवर्तनांक हो गया, यानी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का वैल्यू इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 5 को बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। देखिए, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण
एक प्रकाश की किरण है जो वायु में गमन कर रही है, कांच की एक स्लैब पर आपतित होती है। यानी प्रकाश की किरण वायु से चलते चलते कांच पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान बताना है, जबकि स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। तो सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 में यदि हम देखें तो थोड़ा सा अंतर हमें लगेगा। अंतर यह है कि सवाल नंबर 4 में अपवर्तनांक पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 में अपवर्तनांक दे दिया है। सवाल नंबर 4 में अपवर्तनांक पूछ रहा है, जबकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों मालूम है। इसमें क्या है, आपतन कोण और अपवर्तनांक दोनों पता है और आपसे अपवर्तन कोण पूछ रहा है, तो बस यही अंतर है। तो चलिए देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में यदि हम देखें तो एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश कर रही है और प्रवेश करते समय उसका जो है अभिलंब से कोण है 45 डिग्री। तो I बराबर हो गया 45 डिग्री और R इसमें मालूम नहीं है। अपवर्तनांक इसमें दिया हुआ है √2 और आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो sin I बट्टे sin R भी होता है। और यहाँ पर अपवर्तनांक का वैल्यू 2 रख दीजिए। sin I यानी कि sin 45 डिग्री, sin R मालूम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चले आइए, √2 हो गया और sin 45 का मान 1/√2 हो गया और sin R आपको मालूम नहीं है, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके sin R इंटू इतना लिख सकते थे। अब आप यदि इसको इधर ले जाएं, sin R रहने दें, √2 को इधर ले आएं, तो गुना में है तो इधर भाग हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1/√2 गुने √2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होना चाहिए कि 1/√2 जो है वो वैल्यू होता है sin 30 डिग्री। तो यहाँ sin 30 डिग्री लिखिएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा और R बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने फिजिक्स के दूसरे चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को हम लोगों ने देखा है। अगले दिन इसी चैप्टर के और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न को लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।